सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई में। और हम इससे पहले अपनी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए मेडिवल हिस्ट्री जो है वो आप हमारे चैनल पर आराम से देख सकते हैं। और इससे पहले हमने क्या कर लिया है, इससे पहले हमने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो थी उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि कैसे हमारी तीन पार्टीज जो है वो एक इलाके कन्नौज के ऊपर लड़ रही थी। तो हमेशा तीन पार्टीज उनके अंत होने के बाद या एक तरह से उनका ऑलमोस्ट डिक्लाइन होने के बाद, उनके रूल के जाने के बाद जो है वो हमारे कुछ और रूलर्स आते हैं। तो हमेशा ऐसा ही रहा है कि एक हमारा जब रूल चला जाता है तभी कोई दूसरा रूल जो है वो आ जाता है उसकी जगह पे, कई बार बिखरे हुए फॉर्म में और कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे के पूरे एक फॉर्म में आता है। तो आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का हमारा राजपूत, गजनी और गोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही चीजें, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, इनसे इन लोगों से रिलेटेड हजारों लाखों चीजें हो सकती हैं, पर सभी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं उसके बेसिस पे ही हमने अपना कंटेंट यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना राजपूत, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ के एकदम टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो ग्रैस्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे मेडिवल हिस्ट्री में आने वाले द राजपूत्स की। तो जो राजपूत्स हैं वो 647 एडी से उनका रूल स्टार्ट होता है और 1200 एडी तक चलता है। ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक इनका रूल जो है वो चल रहा है। और राजपूत्स के बारे में हम सब जानते हैं, उनके वैलोर की कहानियां, मतलब उनकी ब्रेवरी की कहानियां बहुत सारी फेमस हैं हमारे बीच में। इतनी सारी मूवीज भी उसके ऊपर आ रखी हैं हमारी, जैसे कि पद्मावत जो हमारी रानी पद्मावती के ऊपर थी, जो कि एक राजपूत की ही हमारी रानी थी, क्वीन थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब आप देखेंगे उन्हें तो इन्हें कहा जाता है कि जो राजपूत्स हैं दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम एंड कृष्ण, मतलब कि भगवान राम और कृष्ण के डिसेंडेंट्स हैं ये, उन्हीं के जो है आगे चले आने वाली पीढ़ी है। तो राम और कृष्ण भगवान जो थे वो इनके पूर्वज थे। तो आपको शायद पता होगा, काफी सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने अगर थोड़ा सा भी रिलीजियस जो चीजें हैं उन्हें देखा होगा कि जो भगवान राम थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे। तो जितने भी राम के डिसेंडेंट्स हैं उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है और इसी तरीके से जो कृष्ण के डिसेंडेंट्स हैं उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। तो यहाँ राजपूत जो थे वो भी हमारे सूर्य और चंद्रवंशी कहलाए जाते हैं। अब इसके आगे जो है इनका कैसे स्टार्ट हुआ, इनका रूल कैसे स्टार्ट हुआ, तो जब हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में राजा हर्षवर्धन की डेथ होती है तब 618 एडी में नॉर्थ के साइड में, नॉर्दर्न रीजन में राजपूत्स का राज्य हो जाता है। लेकिन हमारे जो राजपूत्स थे उनके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक राजा नहीं था उनका कोई, कि एक मैं हूं सुप्रीम राजा और मेरे अंडर सब लोग जो है पूरी राजपूत किंगडम आ रही है, नहीं, ये बिखरे बिखरे थे। कुछ हिस्सा, कोई पार्ट एक राजा रूल कर रहा है, थोड़ा सा पार्ट अलग कोई और राजा रूल कर रहा है। आप यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, इन सब का नाम सुनेंगे। तो इस तरीके से क्या आता है यहाँ पे कि छोटे छोटे सी जगहों को अलग अलग राजा जो थे वो लीड कर रहे थे, कहलाते सब कंबाइंड में राजपूत थे। ठीक है, तो कंबाइंड जो है नॉर्थ में जिसकी भी पावर थी वो राजपूत की थी, और लेकिन एक अकेला राजा उनका कभी भी नहीं रहा, वो छोटी छोटी किंगडम्स में बटे रहे। तो कहीं ना कहीं यही इनकी एक तरीके से डिक्लाइन की बात हो गई कि क्यों आखिर इनका राज्य जो था वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि एक बड़े राजा की यहाँ पर कमी रह गई, सभी को बांधने वाला जो सूत्रधार था वो नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन लोगों के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ग्रेट वॉरियर्स हैं, इनके वैलोर की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो ब्रेवरी की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं इनकी। इनका काम था कि ये जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सबका सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा सम्मान करते थे और उनको प्रोटेक्ट करना ही ये अपना धर्म समझते थे। तो यही चीज इनके बारे में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा ये सब हिंदुइज्म फॉलो करते थे, पर आप ये चीज यहाँ देखेंगे कि मुगल्स के या जो हमारे दूसरे देशों से आने वाले लोग थे उनके आने से पहले जो है
हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ज्यादातर जो राजा थे वो तीनों ही चीजों को जो है वो पैटर्नाइज किया करते थे, मतलब कि चाहे भले ही वो एक धर्म के साथ थे पर बाकी ये धर्मों को भी जो है वो पीछे नहीं मानते थे, उन्हें भी बराबर का मान के उनको भी आदर सम्मान के साथ ही देखा करते थे। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि राजपूत हिंदुइज्म फॉलो करते थे लेकिन ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पैटर्नाइज करते थे, उनके लोगों को, उनके फॉलोअर्स को डीमीन नहीं करते थे। इसी टाइम पर कहने का मतलब है कि भक्ति कल्ट या भक्ति मूवमेंट हम जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हुआ था राजपूत के टाइम पे। और आपने राजपूत में ही जो है वो मीराबाई का नाम सुना होगा कि वो कितनी बड़ी कृष्ण भक्त थी, इतनी सारी उन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, गानों की, सूक्तियों की। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है ये इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। अलग अलग सूफी सेंट्स या आपके जो यहाँ पे जैसे मीराबाई है, इस टाइप के लोगों का इसी टाइम पर आगमन हुआ हमारी धरती पर और उन्होंने पूरी ही एक अलग ही परिभाषित कर दिया चीजों को। जिस तरीके से लोगों का जो रिलीजियस फैक्टर था यहाँ पे वो बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज कर दिया कि उनका क्या बिलीफ था, सारी चीजों को जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया इस भक्ति कल्ट ने। अब मैं आपको डिक्लाइन का कारण पहले ही बता चुकी हूँ। डिक्लाइन का इनका मेन कारण जो था वो एक तो इनकी आर्मी वीक थी। अब वीक आर्मी तो होगी ही जब वो आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से उनके राज्य थे, सब लोग आपस में चाहते थे कि उसका राज्य मैं हत्या लूं और मैं बड़ा राजा बन जाऊं। तो एक तो बड़ा राजा नहीं था कोई और दूसरी उनकी आर्मी जो थी वो वीक थी। और जैसे ही दूसरे देशों से बड़े बड़े राजाओं ने हमारे ऊपर आक्रमण करना शुरू किया, तो पहले भी कई बार मैं ये चीज बता चुकी हूँ यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कि हिमालयाज की तरफ से ही कोई भी जो है वो हमारे ऊपर अटैक करता था तो सीधा नॉर्दर्न एरिया में ही पहुंचता था अटैक करने के लिए। तो वो अटैक की वजह से जो है ये लोग हार गए, आर्मी वीक थी, कंबाइंड नहीं थे, एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, तो ये लोग हार गए और इनकी किंगडम जो है वो खत्म हो जाती है। अब इन्हीं के किंगडम के टाइम की ही बात चल रही है, ऑलमोस्ट इनके एंड पे 971 एडी से लेके 1930 तक महमूद ऑफ गजनी की। अब ये जो हमारा महमूद ऑफ गजनी था ये एक टर्किश रूलर था, मतलब कि ये टर्की से आया था पहली चीज तो, और टर्की में ये गाजा नाम की जो जगह थी वहां का रूलर था और वहीं से इसका नाम गजनी हुआ, महमूद ऑफ गजनी, क्योंकि ये गाजा नाम की जगह का जो था वहां का रूलर था। इसके साथ एक बहुत ही फेमस, एक नहीं काफी कहानियां इसके साथ भी फेमस है यहाँ पर आपकी। जो कहानी इनके बारे में फेमस है वो ऐसी है कि ये जो है ये हमारे इंडिया पे राज नहीं करना चाहता था, ये थोड़ा अलग टाइप का रूलर था। ये क्या करता था, दूसरे देशों में जाकर वहां से जो है लूट पाट करके आ जाया करता था और लूट के जो भी धन इसको मिला, जो भी चीजें मिली, उनसे अपने टर्की को या अपने गाजा को जो है ऊपर बढ़ाने की, अपने किंगडम को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता था। तो इसने यही चीज इंडिया के साथ भी की है कि ये यहाँ पर आया और इसने यहाँ पर आकर लूटपाट करी है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में लूटपाट करी है, लोगों को मारा, जो मिला वो छीन लिया और अपने गाजा जो है वो लौट कर चला गया। तो ये हमारा फर्स्ट टर्किश रूलर था। यहाँ पर शायद लाइट आ रही होगी तो आपको फर्स्ट नहीं नजर आ रहा होगा, तो मैं वर्बली बता रही हूँ, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्किश रूलर टू इन्वेड हिंदू शाही डायनेस्टी। ठीक है, एक जगह इसने सिर्फ जो है वो नहीं इन्वेजन किया था, नॉर्थ इंडिया में काफी लूटपाट इसने मचाई है। तो हिंदू शाही डायनेस्टी हो गई, चाहे वो आनंद पाला जो नगर कोट के थे उनके यहाँ पर जाके इसने लूटपाट करी है, चंडेल्स के राज्य में जाके लूटपाट करी, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, इन सब जगहों को, किसी भी बड़ी जगह को इसने छोड़ा ही नहीं। आप देखिए इससे पहले कन्नौज के ऊपर लड़ाई हो रही थी तो कन्नौज गया। अब कन्नौज के जो राजा थे वो ज्यादातर अपनी और जगहों पे जो राजधानी बनाते थे वो थी मथुरा या ग्वालियर, वहां गया तो कुछ छोड़ा नहीं है, सब लूटपाट के जो है वो ले जाया करता था अपने, कहां पर, गाजा, जो इसका रूलिंग एरिया था वहां पर। इसका जो सिग्निफिकेंट लूट मानी जाती है और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस माना जाता है वो है हमारा सोमनाथ टेम्पल की, जो इसने यहाँ पर आके इन्वेजन किया था वो जगह। तो उस टाइम पर राजा भीम देवा जो थे वो काठीवर के राजा थे और वहां काठियावर में उस टाइम पे सोमनाथ टेम्पल था, आज भी स्थित है वो वहां पे। तो 1025 एडी में जो है ये आया और इसने आकर सोमनाथ टेम्पल को लूट कर ले गया। क्या था, लोग वहां पर अपना चढ़ावा चढ़ाते थे, जैसे आज भी आपने देखा है, चाहे वो हमारे शिरडी के साईं बाबा हो या हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में जो है वो गजानन महाराज हो, तो उनके लिए जो है वहां पर बड़े बड़े टेम्पल्स में आप देखते हैं बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। राजा महाराजा भी आते थे पुराने जमाने में तो वो सोना जो है वो
चढ़ा के जाते थे, या ऐसी टाइप की चीजें, बहुत वैल्यूएबल चीजें जो थी वो रिलीजन फैक्टर होने के नाते वहां पर चढ़ाई जाती थी। तो ये आया सोमनाथ टेम्पल जो है वो लूट के, इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट लूट जो है वो 1025 एडी में हुई है। किसकी डायनेस्टी में? राजा भीमदेवा के टाइम पर, जो कि काठियावाड़ के राजा थे वहां पर। तो वहां पे से इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा है, और कहते हैं एक बार नहीं कई बार इसने सोमनाथ टेम्पल को जो है वो लूटपाट की है, और काफी सारी वैल्यूएबल चीजें जो थी, धन था, राशि थी, संपत्ति थी, सब जो है वो लूट कर ले गया। अब भैया लूटपाट करता था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो इस इंसान को भी पसंद थी, जैसे कि इसे आर्ट, लेटर्स, स्कॉलर्स, ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें जो थी, आर्ट वाली जो चीजें थी, तो इनको पैट्रनाइज किया करता था। और इसके ही वहां पर फिरदौसी और अल-बरूनी नाम के बहुत ही फेमस लोग हैं। ये इनका आप आगे भी जिक्र जो है बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं की हैं। तो ये इनको इसने पैट्रनाइज किया था, इनको जो है बढ़ावा दिया था अपने कोर्ट में, फिरदौसी और अल-बरूनी को। फिर धीमे धीमे इसका रूल जो है वो डिक्लाइन हुआ, और 1186 एडी में जो है ये इसका रूल पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। देखो किसी का भी जो है ना काम हमेशा बंदा नहीं रहता है, कभी अगर गलत काम करोगे या गलत नहीं भी करोगे, धीमे धीमे डिक्लाइन तो हो गई, आखिर इंसान हो, हमेशा गोल्डन पीरियड आपका नहीं चलता रहेगा। तो इसका भी टाइम जो है वो डिक्लाइन हुआ। और उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। सवाल उठता है कि मोहम्मद गोरी कौन है, कहां से आया, आखिर ये कौन था जो मतलब क्यों एक तरीके से बोला जाए यहाँ आया। तो जो गजनी था वो खुद नहीं आता था हमारे यहाँ, महमूद ऑफ गजनी, वो उसका कमांडर था ये मोहम्मद गोरी, इसको भेजा करता था लूटपाट करने के लिए। तो हमेशा से मोहम्मद गोरी जो था उसे लगता था कि वो इंडिया पे राज्य कर सकता है, या मैं इंडिया ना कह के इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहती हूँ। उस टाइम पे काफी सारी चीजें हमारे साथ मिक्स्ड थी, एक देश नहीं थे हम, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। तो ये चाहता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट टोटल उसको साथ में नाम दिया जाता था। तो उस जगह पर जो है ये राज्य करने का चाहता था हमेशा से। लेकिन गजनी जो था वो चाहता था कि सिर्फ लूट के अपने देश वापस चले जाएं हम। तो मोहम्मद गोरी जो है, जब गजनी का राज्य डिक्लाइन होता है तो वो तब उस टाइम पर आता है। यहाँ से देखिए आप 1030 एडी तक गजनी का चला है। तो जैसे ही गजनी का खत्म होता है उसी टाइम पे आप यहाँ पे गोरी को उठते हुए देखेंगे 1192 एडी से लेके 1206 एडी तक। तो यहाँ पर जो है गोरी ने क्या किया कि सबसे पहले आकर यहाँ पे इसने सीज किया भटिंडा का फोर्ट्रेस जो था। भटिंडा पहुंचता है सीधा, और वहां का जो महल था उसे कब्जा कर लिया। कब्जा करना तो इसे यहीं से सीख लिया था इसने कि चीजों को लूट पाट के अपने कब्जे में कैसे लेना है। तो इसने भटिंडा को जो है वो जीत लिया 1189 एडी में। और उसके बाद इसने जो सबसे गलत काम किया, वहां से पास में था पृथ्वीराज चौहान जी का जो राज्य था वो। तो इसने चाहा कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर मैं उनकी भी जगह को हत्या लूं और बड़ा राजा बन जाऊं। और उसी के साथ स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, जो कि हमारा 1191 एडी में स्टार्ट होता है। और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है बहुत ही ज्यादा लड़ाई जो है यहाँ पे होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छे रूलर थे और बहुत स्ट्रांग थे, इनकी आर्मी भी बहुत अच्छी थी। तो ये हरा देते हैं मोहम्मद गोरी को और उसको टाटा बाय बाय करके कि भाई तू निकल ले यहाँ से, पकड़ लेते हैं एक्चुअली ये इसे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना हमारे यहाँ कि हम निहत्तों पे वार नहीं करते, तो जब पकड़ लिया इसको, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा दयालु थे पृथ्वीराज चौहान जी की वो इसे छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, हो गई गलती भाई, अब कर दी उसने, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, कोई नहीं, पर वो उसे छोड़ देते हैं। जो कि कहीं ना कहीं शायद उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। और उसने 1 साल भी पूरा नहीं लगाया, इतना मतलब अच्छा इंसान था हमारा ये मोहम्मद गोरी कि 1 साल भी इसने पूरा नहीं लगाया। और फिर से ये जो है 1192 में लौट के आता है और सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब वह कहते हैं, आपने कई बार रामायण में भी ये श्लोक सुना होगा, ऐसी चीजें सुनी होंगी कि घर का भेदी लंका ढाए। तो बात यही यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुई कि इन्होंने बाकी लोगों को, बाकी राजपूत को, बाकी लोगों को कहा कि आप मेरे साथ आके लड़ो। लेकिन कुछ जो ऐसे थे, जैसे कि खासकर आप नीचे भी जयचंद का नाम पढ़ रहे होंगे, जो जयचंद थे इनकी बेटी और पृथ्वीराज चौहान जी की शादी हुई थी जयचंद जी के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है उनकी बेटी की शादी हो। तो इसी एनिमिटी में, इसी उसमें कि एक गलत चीज मतलब उन्हें लगा कि हो गई है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, तो इसलिए जयचंद जो है वो यहाँ पर मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाते हैं। और भी कुछ राजा थे जो मोहम्मद गोरी के साथ मिल गए और वो सब मिलके सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं।
और उन्हें इम्प्रिजन कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और बाद में उनकी जो है हत्या कर दी जाती है इम्प्रिजनमेंट में ही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, उससे आगे बढ़ते हुए तो लेकिन भाई कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी दुश्मन को आप जो है वो दोस्त बना लो। तो यहाँ पे जयचंद ने बहुत बड़ी गलती की थी मोहम्मद गोरी के साथ दोस्ती करके, और उसका खामियाजा उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1194 में ही भुगतना पड़ा कि गोरी ने उनके साथ भी लड़ाई की। उनकी कन्नौज के थे वो, हमारे गांडवाल डायनेस्टी के, तो उन्होंने उसको भी जो है ख़त्म कर दिया, जयचंद की भी डायनेस्टी को, और उसे भी हत्या लिया। और ये हुआ था हमारा बैटल ऑफ चंदावर, जो कि जिसमें ये वाली चीज होती है कि जयचंद जो है कन्नौज के, वो हार जाते हैं कन्नौज। इन्हें लगा था जयचंद को कि पृथ्वीराज चौहान को हरा के उनकी जगह जो है वो सब मुझे दे देगा गोरी, और यही इनका एक तरीके से वो भी था आपस में कि ऐसा कर लेते हैं हम सब लोग एक दूसरे के पास। हम जब ऐसे एक दूसरे के साथ मिलती हैं दो पार्टियां तो कुछ समझौता करती हैं, तो इन्होंने समझौते के साथ जो ये मिलाप किया था तो वो सही नहीं बैठता, और जयचंद को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ के जो है इसका एक कमांडर था, गोरी का भी भाई कमांडर तो होंगे ही, जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसे आप आगे आने वाले खिलजी जो दिल्ली सल्तनत में आएगा उसके साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं कि उस खिलजी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, ये बड़ा ही खराब इंसान था। इसने जो है 1202 और 1203 एडी में, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, उनको तबाह किया, उनमें लूटपाट मचाई, उनको तोड़ा और बहुत ही गलत काम किया। इसी के साथ अब जब गलत काम किया है तो कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो गोरी का जो है वो असैसिनेशन हुआ था, मतलब प्रॉपर उसकी हत्या प्लान की गई थी कि लोग जाके उसको मार कर आएंगे। तो ये काम हुआ है 15 मार्च 1206 एडी में। सेंट्रल एशिया का एक रेबेलियन ग्रुप था, उसने और खोकर्स ने मिलकर गोरी को असैसिनेट कर दिया, उसे मार दिया। तो गोरी का यहाँ से अंत होता है और हमारे दिल्ली सल्तनत पीरियड की यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो जब अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मेडिवल हिस्ट्री के लिए हमारी दिल्ली सल्तनत जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जब हम मेडिवल हिस्ट्री जो कर रहे हैं उसमें राजपूत, गोरी और गजनी के बारे में पढ़ा। तो आपसे मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें लोगों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे मेन बात यह है कि आपको यहाँ पर ना सिर्फ कंटेंट पूरा मिल रहा है, बल्कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक लिंक भी मिल रहा है। आप वहीं पर अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हैं। छोटे से 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट है कि आखिर आप कितना याद रख पा रहे हैं इस लेक्चर के बाद और कितना नहीं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज खत्म करती हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो वी विल बी डूइंग मेडिवल हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड इन दैट वी विल बी डूइंग दिल्ली सल्तनत। ठीक है।